देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, अपने साथ जुड़े दर्शकों का और साथ ही साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही पब्लिक के मंच से सीधे अपने घर से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी शालिनी शर्मा जयपुर से, ललितपुर से हमारे साथ अभिषेक जुड़ेंगे, अभिषेक पटेरिया जुड़ेंगे, तेज प्रताप मेरे साथ सागर से जुड़ेंगे और अली मेहंदी मेरे साथ मेरठ से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं किससे आज आपने बहस का विषय चुना है। बहस का विषय लखीमपुर खीरी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। लखीमपुर हिंसा केस की सुप्रीम सुनवाई में क्या खास? आज फटकार पड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को। आज फटकार सुप्रीम कोर्ट की इसलिए पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक लखीमपुर हिंसा कांड में जो जांच हुई है उससे संतुष्ट नहीं है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब जल्द होगी, लेकिन आज आशीष मिश्रा जो कि अजय मिश्रा टेनी महाराज नाम के जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो आज पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, जिसको लेकर आज हल्ला मचाता रहा विपक्ष दिन भर। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। अब उनके पिता अजय मिश्रा ने यह कहा है कि उनके बेटे कल पुलिस के सामने पेश होंगे। पुलिस ने कल एक नोटिस उनके घर पे चस्पा किया था और आज भी एक नोटिस चस्पा किया है और कहा है कि अगर कल 11 बजे तक आप पेश नहीं हुए तो फिर आपके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, बड़े मंत्री और रसूखदार नेता का बेटा है क्या, इसीलिए 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आशीष मिश्रा को बचाया जा रहा है क्या? साथ ही साथ ये भी बड़ा सवाल है कि बाकी मारे गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और उस पत्रकार और साथ ही साथ उस ड्राइवर का क्या, जिनकी किसानों ने, आंदोलनकारियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दोनों मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और इस मामले में राजनीति का पारा चढ़ा है, वहीं आरोपी आशीष मिश्रा पर सख्त कार्रवाई के लिए शिकंजा कसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निर्दयता पूर्वक हत्या करार दिया। यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि ये निर्दयतापूर्ण की गई हत्या का मामला है। हम आपसे एक जिम्मेदार सरकार की तरह बर्ताव करने की उम्मीद रखते हैं। लखीमपुर की दुखद घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। यूपी सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आरोपी जांच के लिए पेश नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आशीष मिश्रा के परिवार वालों ने ये दावा किया है कि वो पुलिस के सामने जरूर पेश होंगे। हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं गए नहीं गए, शहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो। लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख कर के भेजा है। इस बीच लखीमपुर खीरी के रास्ते राजनीति लगातार गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर लताड़ लगानी पड़ती है सरकार को, तो उसके बाद भी कहीं कानून और संविधान का शासन बचा है। हमारी डिमांड ये है कि जो मोनू मिश्रा है वो इमीडिएटली वो अरेस्ट होए, बनती हुई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। किसान नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। हम 12 तारीख तक करेंगे, 12 तारीख को मीटिंग है, उसमें अगला फैसला देंगे हम। यूपी पुलिस गहन जांच में जुटी है और एक एक तथ्य को बारीकी से परखा जा रहा है। यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का फासला बचा है, लिहाजा विपक्ष के दिग्गज बड़े मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। देश के बहस में चर्चा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो राजनीति करना इतना जरूरी क्यों? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और ये सवाल हम सीधे आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस पूरे मामले पर खुश नहीं है। उसने नाराजगी अपनी जाहिर की है, इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या लखीमपुर हिंसा पर अब तक हुई कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं?
शो के दौरान हाँ या ना में आप इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के जाने माने पुलिस अधिकारी पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। इस वक्त डीजीपी रह चुके हैं और उनसे हम समझेंगे कि क्या 302 का पर्चा दाखिल हो जाने के बाद, क्या 302 की एफआईआर दाखिल हो जाने के बाद गिरफ्तारी बनती है या नहीं। अनिला सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय की, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा उस पर उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ जीतू पटवारी जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साथ ही साथ वर्किंग प्रेसिडेंट है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर सिंह, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या 302 की एफआईआर दाखिल हो जाने के बावजूद क्या गिरफ्तारी नहीं बनती है मोनू मिश्रा और आशीष मिश्रा की? दीपक जी, केवल एफआईआर होने से गिरफ्तारी नहीं बनी। मैं आपके सामने बैठा हूं, एक प्रतिशोध भावना से सरकार ने मेरे बृजलाल जो सांसद हैं 40 कमांडोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें तथ्य ढूंढे जाते हैं, सबूत ढूंढा जाता है, साक्ष्य ढूंढा जाता है, और अगर पर्याप्त साक्ष्य होता है कानूनी राय लेने के बाद तब गिरफ्तारी की बात आती है। ऐसे तो दीपक जी आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अश्विनी जी हैं, अनिला जी हैं, 1000 दोस्त भी हैं तो 10,000 दुश्मन हैं, कोई किसके खिलाफ एफआईआर लिखा दे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सर्च फॉर ट्रूथ, और अगर सच्चाई आती है तो फौरन से पेशतर हत्या का अगर एफआईआर है जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हत्या का मुकदमा अगर लिखाया गया था तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी, और पुलिस को 72 घंटे 3 वर्किंग डे के अंदर कम से कम ये आके एक प्राइमा फेसी बताना चाहिए था दोषी है निर्दोष है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक के बाद सारी स्थितियां बदल गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 20 अक्टूबर को सुनवाई से पहले पुलिस को चाहिए गिरफ्तारी कर ले, कल तक का इंतजार न करें। कल अगर आते हैं साहबजादे तो बहुत अच्छा है, नहीं आते हैं तो गिरफ्तारी सुनिश्चित करके इनाम की घोषणा करके, क्योंकि कल हो सकता है और बीमार पड़ जाए और परसों और बीमार पड़ जाए, तो बीमारी का इंतजार न करके पुलिस और जेल में इलाज की माकूल व्यवस्था होती है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, SGPGI है, वहां इलाज करा देंगे, बहुत अच्छा। लेकिन अपनी वर्दी की किरकिरी और अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल न करके ये कोशिश करें कल ये जरूर दस्तयाब हो जाए, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। नहीं होगी तो यूपी पुलिस के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वर्तमान क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरती है, रूल बुक से नहीं गई है? आपको ऐसा लगता है? आप बहुत बेहतर ढंग से समझते होंगे पुलिस मैनुअल को। बिल्कुल नहीं, रूल बुक से चले हैं, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था देखना चाहिए था। कानून व्यवस्था में जिस तरीके की आर पार की रस्साकशी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ चलता है, लेकिन कानून व्यवस्था न देखें तो जो आपके सामने परिदृश्य है दीपक जी, तो कुछ भी हो सकता था, दंगे हो सकते थे और हत्याकांड हो सकते थे। उसको बचाने में मैं यूपी पुलिस को बधाई दूंगा, यूपी के DGP को और गवर्नमेंट को, कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया। लेकिन एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई कि आप अगर ये देखें रूल क्या है इन्वेस्टिगेशन का, अश्विनी उपाध्याय जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बताएंगे कि हमारे पास 90 दिन का तो मामूल से मामूली केस में टाइम रहता है इन्वेस्टिगेट करने का। आपने तो 9 दिन भी नहीं दिए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मीडिया प्रेशर पे गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं गुण दोष पे, साक्ष्य पे, क्योंकि उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के सामने जाके अपनी बात कहे। मैं पुलिस के किसी भी कृत्य को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन वक्त की नजाकत को और हवा का रुख देख करके कम से कम अपने बचाव में ये जरूर कर लेते कि अगर उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, साक्ष्य ढूंढ के तो कह देते कि निर्दोष हैं, नहीं तो साक्ष्य ढूंढ कह देते ये दोषी हैं। लेकिन ये उभय धर्मिता, एक तरीके से दोनों तरफ से बैटिंग करना, ये ठीक नहीं था। उनको इस बात का एंटिसिपेशन होना चाहिए था। मामला इतना संगीन है, संवेदनशील है, इसमें लोग एक छोटी सी गलती का इंतजार करेंगे, किया और जाकर के गोल मार दी। अनिला सिंह जी, क्या गृह राज्य मंत्री के पद पर अजय मिश्रा को रहना चाहिए? क्योंकि अगर उनके साहबजादे पर सवाल हैं, वो अगर मेन एक्यूज्ड हैं एफआईआर में, चलिए माना गिरफ्तारी अभी नई इन्वेस्टिगेशन के बाद हो, लेकिन क्या मंत्री पद पर बने रहने का, गृह राज्य मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार अजय मिश्रा जी के पास है? दीपक जी, नैतिकता के आधार पे पद को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, इसका निर्णय तो स्वयं अजय जी कर सकते हैं।
मैं इसके ऊपर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी, परंतु मुझको ये पता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। अगर कोई ये कहे कि यूनियन में बैठा हुआ कोई भी मंत्री वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेयर कर सकता है, तो फिर तो हम राजस्थान में भी कर लेते हैं, पंजाब में भी कर लें, छत्तीसगढ़ में भी कर लें, पर ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसके मन में बिल्कुल किसी प्रकार का खोट नहीं है और हमारे यहाँ कानून चलता है। हमारे राज्य में कानून का राज होता है, क्योंकि बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। और जिस देश में, जिस प्रदेश में कानून का राज चलता हो और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा हो जिसके नाम की त्रुटि बोलती है और अपराधी जो हैं जिनके पैर थर-थर कांपते हैं, आपको लगता है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो है किसी भी अपराधी को छोड़ देगा? लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी कार तो चढ़ गई ना अनिला जी, इससे आप कहां से इनकार करेंगे? ऐसा होने के बावजूद मैं मानता हूं कानून के प्रति सम्मान भी होना चाहिए, कानून का भय भी होना चाहिए, लेकिन 4 किसानों पर एक थार जीप चढ़ गई जो खुद मंत्री जी की है, इससे कैसे इनकार कर सकती हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं इनकार कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ 4 नहीं 8 लोगों की मृत्यु हुई है और ये घटना थी कि दुर्घटना थी जो गाड़ी चढ़ने की बात है। मुझे लगता है हमें इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हम कैसे मान जाएं कि ये दुर्घटना नहीं घटना थी या घटना नहीं दुर्घटना थी। पर हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि 4 लोगों को लाठी से मार मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं होता, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे। उनका कसूर केवल इतना था, उनको लाठियों से मार डाला। आज कोई भी राजनीतिक दल जो है उनके बारे में चर्चा नहीं करता। क्या उनके परिवारों को दुख नहीं हुआ होगा? ठीक है, इस सवाल को ले जाएंगे कांग्रेस के नेता के पास, लेकिन सीधे जीतू जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या गृह राज्य मंत्री को इस एफआईआर के बाद अपने पद पर बने रहने का नैतिक हक है? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल 100%। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर न्याय करने की स्थिति में आएगा तो नेचुरली अपने व्यक्ति का बचाव करेगा। ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है उनके पद पे रहना। मैं मानता हूँ मैंने अभी डीजीपी साहब को पूरी सुना, भारतीय जनता पार्टी की हमारी नेता है उनको भी सुना। इन्होंने कहा 8 लोगों की हत्या हुई, 8 लोगों के उन 4 बीजेपी के कार्यकर्ता उनको भी पीट के मारा गया। उनके लिए संवेदनाएं क्यों नहीं है? हर मौत के लिए संवेदना है आदरणीय नेताजी। पर प्रधानमंत्री लखनऊ गए, उन्होंने एक शब्द भी उन किसानों के लिए, 8 लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए जो पीट के मर गए, क्या एक शब्द भी बोला? लखनऊ में समारोह मनाते रहे, तब आप क्या कहना चाहते थे? क्या ये बताएं, आप कानून की बात कर रहे हैं, अभी कानून की बात हाथरस में क्या हुआ था? क्या पुलिस की रवैया था? पुलिस ने क्या वक्तव्य दिया था? फिर सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई ने क्या संज्ञान में लिया? आदरणीय डीजीपी साहब बैठे हैं, जो उन्नाव की घटना हुई थी, उन्नाव की घटना में 8 महीने बाद एफआईआर हुई और उस बच्ची को ट्रक से रौंद दिया जिसकी एफआईआर हुई थी। उसके बाप को, उसकी मां को जिंदा जला दिया थाने के अंदर। यह है आपके कानून की व्यवस्था। बात यह है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक जिम्मेवार सरकार चाहते हैं और इसका मतलब है कि यूपी की सरकार जिम्मेवार नहीं है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बनता है कि गैर जिम्मेवार सरकार को हटा दे, उनका इस्तीफा ले ले ऐसे मुख्यमंत्री का? क्या इस देश के प्रधानमंत्री का इतना एक नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि उस गृह राज्य मंत्री को जिसके बेटे ने पीछे से रोन दिया, साक्ष्य है, पब्लिक डोमेन में वीडियो है, वीडियो में जो उनके साथ थे लोग उनके वक्तव्य है, पुलिस अधिकारियों के वक्तव्य है, जो किसान थे जो मरे उनके साथियों के वक्तव्य है। तो मैं ये समझ नहीं पाता कि पुलिस को 4 दिन क्यों लगे और सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है। ये अपने आप में बताता है कि आपकी जिम्मेवारी क्या है और लोकतंत्र को और संविधान को आप किस तरीके से चलाते हैं। चौरसिया जी, दीपक भैया, ये सब इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरे के संकेत है। ठीक है, जिस तरीके से यूपी के लगातार अनुभव सामने आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से डिमांड कर रही है कि इस्तीफा 100% होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए, उसके बाद ही न्याय की व्यवस्था बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती। अश्विनी उपाध्याय जी, बिना इस्तीफे के मानेगी नहीं कांग्रेस पार्टी, वो ये कह रही है और वाजिब सी बात भी है। गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर लोगों को कुचलने का एक्यूज हो तो वो व्यक्ति मंत्री पद पर रहे, ये नैतिकता के आधार पर क्या उचित लगता है आपको? दीपक जी, मैं
पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, पॉलिटिकल बात अनिला जी कर रही है, बीजेपी का पक्ष रख रही है, मैं केवल आपको लीगल बात करने जा रहा हूं। पहली बात तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये प्लान्ड है या अनप्लान्ड है वो तब तक नहीं पता चल सकता जब तक कि किसान नेताओं का पिछले एक महीने या 2 महीने का कॉल डिटेल खंगाला नहीं जाएगा। जब तक ये नहीं देखा जाएगा कि योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत या जो चढ़ूनी है या बाकी किसान नेता है, क्या वो पिछले 1 महीने में उनका लखीमपुर कोई लोकेशन हुआ, क्या वो लखीमपुर गए थे, या वहां पे जो लोग थे जो उसको लीड कर रहे थे मॉब को, उनसे इनका कोई कनेक्शन है? क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, विक्रम सिंह जी बैठे हुए, बहुत कई बार ऐसा होता है, दाऊद इब्राहिम दुबई में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, यहाँ बम विस्फोट होता है। यहाँ भारत में जितने बम विस्फोट हुए कभी अबू सलेम खुद आके नहीं करता या दाऊद आके नहीं करता, वो करवाता है। तो इसमें सीडीआर की जांच होनी जरूरी है कि क्या इनका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको कहते हैं 120B, यानी मतलब इन्होंने वहीं साजिश किया है, बैठ के कराया या इंस्टेंट हो गया। दूसरी बात ये, जो गाड़ी चली है, अभी गाड़ी से कुचलने का वीडियो समझ में आ गया है। गाड़ी किन कंडीशंस में आगे भागी है? क्या गाड़ी सेल्फ डिफेंस में आगे भागी है? वो ड्राइवर सेल्फ डिफेंस में भाग रहा था, पीछे से अटैक हो रहा था, ये जांच का विषय है। हाँ, सामने जो लोग पीटे जा रहे हैं, 4 आदमी जो मारे गए लाठियों से पीट के, उसमें तो कहीं ना तो आपको मेंसरिया देखने की जरूरत, ना आपको मोटिव देखने की जरूरत। उसमें क्लियर मोटिव है उन चारों को पीट के मारने का। ड्राइवर ने डर के चढ़ाया, ड्राइवर ने सेल्फ डिफेंस में चढ़ाया, ड्राइवर के ऊपर अपनी जान की आई पड़ी थी, वो भाग रहा था। इसमें तो जांच की जरूरत है। लेकिन जो 4 लोग मारे गए लाठी से, मुझे नहीं लगता वो वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तीसरी बात, पैमाना एक होना चाहिए सबके लिए। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, चिदंबरम करोड़ों की हेराफेरी में बेल पे है, सोनिया करोड़ों की हेराफेरी में बेल पे है, वाड्रा करोड़ की हेराफेरी में बेल पे है, सोनिया करोड़ों की हेराफेरी में बेल पे है। तो जो ये पैमाना है नैतिकता का, सबके लिए बराबर। मुझे लगता है कि अगर केवल एफआईआर के दम पे उनसे अगर इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, कहते हैं कि ये तो गांधीवादी पार्टी है, गांधी के विचारों को मानती है, सत्य अहिंसा को मानती है। तो सबसे पहले ये जो 20 लोग हैं कांग्रेस में टॉप पे, इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे इनके खिलाफ एफआईआर भी है, इनके खिलाफ चार्जशीट भी है, ये सारे बेल पे भी हैं। तो मुझे लगता है नैतिकता का जो तराजू है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं नैतिकता का तराजू बराबर होना चाहिए। विक्रम सिंह जी, कुछ पॉइंट्स गुनाए अश्विनी उपाध्याय जी ने कि इन आधार पर भी जांच बनती है, क्या जांच का ये स्कोप होना चाहिए, और क्या ये देखा जाना चाहिए कि ड्राइवर ने सेल्फ डिफेंस में गाड़ी चलाई या उसने जानबूझकर ये कृत्य किया? दीपक जी, इसमें कई थ्योरी सामने आ रही हैं, मैं उनको करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि ये शो, आपका शो देश का सबसे लोकप्रिय शो है, इसलिए मैं उस पर कयास नहीं। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने जो बातें कही हैं, किसी भी विवेचना का एक रोड मैप, एक प्लान होता है जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन प्लान। इन्वेस्टिगेशन प्लान में जितने भी वीडियोस आते हैं उनका समावेश करते हुए, जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनका समावेश करते हुए, जैसे अश्विनी उपाध्याय जी ने विभिन्न चैनलों पे जो आरोप प्रत्यारोप रखते हैं, उन सबको डाल के, पूरी विश लिस्ट को डाल करके एक एक चीज खंगाली जाती है। खंगालने के साथ उस पर सबूत ढूंढे जाते हैं, जो प्रमाणित हो जाते हैं उनको शामिल तफ्तीश यानी इनकॉर्पोरेट इन इन्वेस्टिगेशन, जो प्रमाणित नहीं होते हैं उनको डिस्कार्ड। इसलिए आप ये मान के चलिए, ये काम ऐसा नहीं कि 3 दिन 4 दिन में, यहां पर तो हम चौराहे पे धरना प्रदर्शन करने के साथ 302 की एफआईआर हो गई, तुरंत गिरफ्तार, तो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार दें, ये हमारे समाज में नहीं होता है। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, हमारे यहाँ कानून से हिसाब चलता है। और इस तरीके से बिना सबूत के, क्योंकि उसके बाद न नेता रहेंगे न पत्रकार रहेंगे, विवेचक रहेगा और कोर्ट रहेगी। कोर्ट यही कहेगी कि आपने क्या अफीम खा करके विवेचना की, आपने किस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तारी की, ये मैलिशियस है और धोखे में की गई गिरफ्तारी है, और इसमें कितने पुलिस अफसरों के कैरियर खत्म हो गए इस तरीके की बेबुनियाद गिरफ्तारी करके, क्योंकि वो प्रेशर में आके, राजनीतिक दबाव में, धरना प्रदर्शन की से घबरा करके उन्होंने कहा चलो गिरफ्तारी कर लेते, गुण दोष के आधार पर। आगे देखा, आगे मालूम पड़ा कि कोर्ट ने पकड़ लिया, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, रंजिशन आपने जो है कर दिया, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, दूसरी पार्टी से पैसा खा करके किया आपने। इसमें एक आरोप लगता है दीपक जी, मैं वो पक्ष बता रहा हूं जो व्यवहारिक है, जो विवेचक को कोर्ट में फेस करना पड़ेगा। वहां न दीपक जी होंगे, न मैं होंगे, न अनिला जी होंगे, न अश्विनी जी होंगे, वहां विवेचक होगा और कोर्ट होगी, और उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा।
दूसरी तरफ से आएंगे रसूख वाले वकील, और हमारे पुलिस वाले की तरफ वकील होगा जो स्टैंडिंग काउंसिल होता है, जो पीओ होता है, जिसका कोई वजूद नहीं। अश्विनी उपाध्याय जी शायद दया करके चले जाएं तो चले जाएं, वरना वो बिल्कुल यतीम की तरीके से कोर्ट के सामने खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इसलिए जरूरी है जी। ठीक है। शालिनी शर्मा जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं, लेकिन जीतू भाई अपना करेक्शन प्लीज ठीक रखें। शालिनी शर्मा जी क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर? आपको भी लगता है गिरफ्तारी नहीं होना उचित नहीं है? चौरसिया साहब नमस्कार। आप ये देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका न्यूज़ चैनल का नाम ही न्यूज़ नेशन है। मैं सबसे पहले तो संवेदनशील प्रकट करती हूँ। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया है और बहुत ही अत्यंत दुखद बात है कि 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें एक वाहन चालक है, 4 प्रोटेस्टर्स हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। और एक बात यह है कि और एक पत्रकार भी है, 8 पीपल है। तो इनमें से सारे 8 हमारे देश के लोग हैं। आपका न्यूज़ चैनल का नाम है न्यूज़ नेशन, तो नेशन के कारण हम लोग हैं। हमारे से चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे ये वाहन चालक थे, प्रोटेस्टर्स थे, जो भी हैं, ये सब हमारे देश के हैं, ये कोई बाहर के नहीं है। इनके साथ जो हुआ वो अत्यंत दुखद बात है और न्याय से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले न्याय, सबसे पहले न्याय। और यहीं से मैं बहस को आगे ले जाता हूं, सीधे जीतू जी के पास चलता हूं। जीतू जी मुझे ये बताइए कि आरोप ये लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रदर्शनकारी मारे गए, उस पर तो कांग्रेस बहुत हाय तौबा मचा रही है, लेकिन 4 अन्य लोग, जिसमें एक पत्रकार है, एक ड्राइवर है मंत्री जी का, और 2 जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके घर तो खुद प्रियंका गांधी जी भी नहीं गई, क्योंकि शुभम मिश्रा के परिवार वाले आज कह रहे हैं कि भाई हमारे घर भी प्रियंका जी आ जाए, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, पर हम प्रियंका जी और राहुल जी का स्वागत करेंगे। वो गए नहीं उनके घर पे। ये तो बात व्यक्तिगत आपने सवाल किया, पर सवाल ये है, मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा कि कोई भी जिसकी भी मौत हुई उसके लिए संवेदनाएं होती है, मानवीय धारणा ये बनती है। जहां तक प्रश्न है कि सरकार ने 45 लाख रुपया मुआवजा दिया, इसका मतलब है कि उनकी किसानों की हत्या की गई, इसको तो नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। फिर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी प्रकार की उनको आपत्ति है किसी रूप में, तो ये बताएं आप कि इतने बड़े अश्विनी उपाध्याय जी वकील हैं, उन्होंने बहुत तर्क रखे, मैंने उनके सारे तर्क सुने। साजिश की जांच करना जरूरी है, ये बिल्कुल तथ्यों के साथ आती है, तो साजिश क्या थी, कौन लोग थे, कैसे थे, ये एक पार्ट है। पर जिसने हत्या की उसको गिरफ्तार नहीं करना, वो नेपाल की बॉर्डर पे चला गया, ये तो कानून की बात नहीं हो सकती, संविधान की बात नहीं हो सकती। आप ये बताओ कि उन्नाव और हासरत में क्या हुआ था। मैंने जैसा पहले कहा, अभी एक अजय यादव, एक व्यापारी की हत्या हुई यूपी में, पुलिस वाले उसमें कितने गिरफ्तार हुए, उसका तो सवाल बनता है नहीं बनता है। आज स्थिति क्या है, भड़काया किसने, मंत्री ने, जिनके पहले वक्तव्य आए जिससे किसानों ने आंदोलन किया। रोंदा किसको गया, कि रोंदा किसानों को किसने, मंत्री के बेटे ने। आजाद कौन है, हत्यारे। गिरफ्तार कौन हुआ, विपक्ष के नेता। बंद क्या हुआ, इंटरनेट। चल क्या रहा है, मंत्री का पद लगातार बने रहेंगे। और लेना क्या चाहिए, मंत्री का इस्तीफा। तो लोग तंत्र खतरे में, इसलिए बार बार मध्य प्रदेश की, देश की मीडिया बता रही है कि आपका जो संवैधानिक दायरा है उसको बहुत सीमित के आप लोगों ने जो काम चालू किया है, जो आगे आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने ये काम किया, चाहे इस तरफ के या उस तरफ, वो जेल से बाहर है, क्यों? दीपक जी किससे सवाल है आपका? अनिला जी मेरी बात नहीं सुन पा रही, आप ही जवाब दे दीजिए अश्विनी जी। नहीं दीपक जी, क्या एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, मैंने कहा आपने प्रियंका जी को तो जेल में डाल दिया, लेकिन अपराधी खुले घूम रहे हैं, इस तरफ वाले या उस तरफ वाले, दोनों, चाहे किसानों के अपराधी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के। दीपक जी, किसको जेल में डाला, डिटेन किया गया, केवल डिटेन किया गया। और देखिए ऐसा है, ये तो आप भी मानते हैं ना कि जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि 1000 culprits can escape but one innocent should not be punished। जब one innocent should not be punished, उसके लिए इंटरोगेशन करना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में मैंने कहा था, घटना दुर्घटना है, ये पता करना पड़ेगा। 4 व्यक्तियों की हत्या हुई है, ये वीडियो में सबने देखा है, अच्छी तरीके से देखा है।
उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करेगा। प्रियंका वाड्रा हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो हरीश रावत हो, जो एक सर्कस बनाया हुआ है। मैं तो उनको कहती हूँ ना, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको स्वतंत्रता दे दी, मतलब इन लोगों की हालत देख के मुझे बस ये याद आता है, कहूँ कि चलो दे दी आजादी आपको तमाशा करने की, अब जरूरत नहीं तुम्हें झूठे आंसू बहाने की। ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं ये लोग, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है, जीतू पटवारी जी जो है वरिष्ठ नेता है, वो कांग्रेस के मध्य प्रदेश से है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ठीक नाम भी नहीं ले रहे थे घटनाओं के जो मेरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं तो उनसे पूछ रही थी, कांग्रेस अगर बहुत संवेदनशील सरकार रही है तो आपको मुल्ताई कांड याद है? कांग्रेस के समय जो हुआ था, दिग्विजय सिंह के समय 24 किसानों को भून दिया था गोलियों से, याद है आपको? उसमें एक बच्चा भी था। तो पाठ ना पढ़ाए, राजस्थान में किस तरीके से लठ भांजे आप लोगों ने किसानों के ऊपर, उसके लिए कोई उत्तर है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ आकर एयरपोर्ट में बैठकर धरना देते हैं, वहां पे जो ट्राइबल यानी आदिवासी जो किसान है उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, 5 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, उसका उत्तर कुछ नहीं है। मेरे उत्तर प्रदेश में आके राजनीति करने के अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप उंगली सीधी बयानबाजी करके मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरी सरकार के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो गिरेबान में खुद देखिए, उंगली एक अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ उठाते हैं तो 3 किधर जा रही है। मैं सीधे जीतू पटवारी जी से जवाब लेता हूं। जीतू पटवारी जी, हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज राजस्थान सरकार में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, उसके बावजूद भी भूपेश बघेल प्रियंका जी और राहुल जी के साथ थे। कैसे जस्टिफाई करेंगे इन बातों को? क्योंकि गलती अगर ये भी करते तो गलतियां कांग्रेस भी करती है। दीपक चौरसिया जी, जितनी बातें, जितनी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के किसानों के पक्ष में 1 साल से लगातार किसान आंदोलन पे है, देश के प्रधानमंत्री ने देखा तक भी नहीं उनको। एक क्रिकेटर है हमारे देश के, उनके अंगूठा टूट गया था, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, 8 लोग मर गए, 2 बीजेपी के 3 कार्यकर्ता थे, प्रधानमंत्री ने देखा तक भी नहीं, सोचा तक भी नहीं, ध्यान तक नहीं लाया, और उन्होंने लखनऊ में जाके भाषण दिए, हंसे मुस्कुराए। ये बात समझाने की बात नहीं है। बात इतनी है, 6 किसानों को गोलियां मंदसौर में किसने, किसकी सरकार थी, किसने मारी थी? जहां तक प्रश्न है संवेदनाओं का, जहां तक किसानों के हितों की रक्षा का कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, जरा भारतीय जनता पार्टी तो उसमें उंगली तक नहीं कटाई किसी किसान के पक्ष में, आज तक कोई नीति नहीं बनाई। दिन पे दिन आय दुगनी करने के वादे को लेके आए थे, लगातार आय घटती जा रही है। किसानों की आत्महत्या का एनसीआरबी के रिकॉर्ड देखो, पिछले 7 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या इस देश में की है। तो ये बातें करना और ये आरोप प्रत्यारोप की बात करना आपके साजिश और पापों को पर्दा नहीं ढाक सकता है। मेरा इतना अनुरोध है कि एक मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं होना चाहिए? जग जाहिर है, पूरी दुनिया ने देखा, पीछे से रोन दिया किसानों को, और फिर भी आप बार बार ये बात करते हैं कि वह क्यों मारा गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कैसे हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पर जिन लोगों ने पहले कृत्य किया उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और रही बात घटनाओं की, हाथरस की घटना में एक बेटी को 1:30 बजे रात को अंतिम संस्कार जबरदस्ती कर दिया और ये कहा गया है कि बलात्कार नहीं हुआ, फिर सीबीआई ने वापस कहा बलात्कार हुआ। ऐसा ही उन्नाव में 8 महीने तक एफआईआर नहीं हुई एक बेटी के बलात्कार की। आपको सर्वविदित है, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने से पहले 2 विचार भी करें इस बात। ठीक है अनिला जी, एक क्विक कमेंट, अश्विनी जी एक क्विक कमेंट, फिर जीतू जी आप जवाब देके जाइएगा। जीतू पटवारी जी, अनिला जी। देखिए ऐसा है, मौका परस्ती में लोग चेहरे बदल देते हैं, कपड़ों की तरह लोग यहाँ किरदार बदल देते हैं। ये वही प्रियंका वाड्रा उसी परिवार से है ना, जहां पर राजीव गांधी जी ने जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और ये कहा था कि ठीक है एक वृक्ष, बड़ा वृक्ष गिरता है, धरती हिलती है, और धरती हिलने में सैकड़ों सिखों के जो सर है वो कलम कर दिए थे। आज ये बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, वही है ना, वो भी आरोपी रहे हैं ना इसमें। जब सिखों का नरसंहार हुआ था उनको बना के बैठा दिया मुख्यमंत्री, और राजीव गांधी जी बन के बैठ गए प्रधानमंत्री, और हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि वो जो अजय जी, क्योंकि वो आशीष मिश्रा जी के पिताजी हैं, इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए पटवारी जी, पहले ना 4 बार अपने गिरेबान में झांका करें, फिर दूसरे को बोला करें, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा इतिहास है ना, करोड़ों, जैसे अभी उपाध्याय जी ने बोला, करोड़ों का घपला करके बेल पे जो बाहर घूम रहे हैं वो हमें पाठ पढ़ाएंगे नैतिकता का। ठीक है, दामन में अगर भारतीय जनता पार्टी के दाग है तो आपके भी दामन में जीतू भाई,
आपके लिए उन्होंने कमलनाथ का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई सिखों की दंगा में। आप जुड़े रहिए अश्विनी भाई, मैं आऊंगा आपके पास, अभी बहुत टाइम बाकी है हमारे पास। जवाब दीजिए जीतू पटवारी। दीपक भैया, ये कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजाद कराया, हमने देश की आजादी में बलिदान दिए, देश की उन्नति में भी दिया है। जिन राजीव गांधी की इन्होंने बात की, देश के लिए अपने नेछावर हो गए, वो इंदिरा जी जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने को छन्नी करवा लिया, ये इस तरह की बात करना, इन लोगों की फितरत में नफरत गढ़ना और अपने कर्म को न करते हुए अपने पापों को छुपाने के लिए 10 तरह की उल्टी सीधी बातें करना, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नैतिकता इतनी है कि एक मंत्री जिसका बेटा आरोपी है उसका इस्तीफा होना चाहिए, बेटे की गिरफ्तारी होना चाहिए। हम तो अपनी जगह राजनीतिक व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतने बड़े वकील बैठे हैं बीजेपी की ओर से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर जिम्मेवार सरकार है उत्तर प्रदेश की, इस पर तो कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 20 तारीख से पहले सुनवाई फिर करेंगे, गिरफ्तार करो, इसमें तो किंतु परंतु नहीं हो सकता है। तो ये झूठ, ये पाखंड अब ज्यादा दिन चल नहीं सकता। देश ने देखा है, देश समझ रहा है। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी बताइए, गैर जिम्मेदार कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने आपको? नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। मैं सुन रहा था, लाइव सुन रहा था, ये पता नहीं कहां से क्या बातें कर रहे हैं। गैर जिम्मेदार नहीं बोला, हाँ ये बोला कि आप इसमें फास्ट काम करिए और जो आप इसमें बेस्ट कर सकते हैं करिए। इसमें ये कमेंट उन्होंने किया है। देखिए, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, वैसे मैं कांग्रेस के बारे में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कह रहे थे आजादी दिलाई, तो मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। नहीं, गलत बात। उन्होंने कहा हम एक जिम्मेवार सरकार चाहते हैं। मैं वकील साहब अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपको स्पेशल कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि एक जिम्मेवार सरकार चाहिए, इसलिए गैर जिम्मेवार है। आप ये शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश न करें। सुन लीजिए, आप कहीं से पढ़ के बोल रहे हैं। मैंने लाइव सुना हुआ क्या बोला उन्होंने बोला आप एक जिम्मेदार सरकार है, इसलिए जितना जल्दी हो सके फास्ट आप काम करिए, ये बोला हुआ है, मैंने सुना हुआ है। जजों को मिसकोट मत करिए। मैं आ रहा हूं विषय पे। जहां तक कांग्रेस की बात है दीपक जी, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर को इतना जलील किया कि उन्होंने बेचारे ने इस्तीफा दे दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इतनी बेइज्जती किया, मजबूर होकर इस्तीफा दे दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने बहुमत ने कहा था सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। लखीमपुर की बात करें ना, कहाँ इतिहास में चले गए अश्विनी भाई आप? कहाँ इतिहास में चले गए? वो जा रहे थे इसलिए मैं चला गया। ये वही कांग्रेस है जिसने नेताजी को बेइज्जत किया था, नेताजी को गुमनामी बाबा बनने के लिए मजबूर किया। अब आता हूँ लखीमपुर पे। हम लखीमपुर की बात करें ना, जिस दिन इतिहास पर चर्चा करनी होगी हम जीतू पटवारी जी को भी ले आएंगे, आपको भी ले आएंगे। आप ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोई उत्तर प्रदेश सरकार से खुश होके तो नहीं दी ना सुप्रीम कोर्ट ने? ये भी तो हकीकत है। जीतू पटवारी कह रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कह रहे। दीपक जी, मैं वही कह रहा हूं, इस बारे में जीतू पटवारी को बाकायदा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की मांग करना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर सारे किसान नेताओं की सीडीआर जांची जाए, किसान नेताओं का भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो, जो वहां पकड़े गए उनका भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो, ये मिश्रा जी के बेटे का भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो, और ये जितने वहां पे इस समय 24 घंटे के अंदर घूमने वाले लोग हैं, इनके भी फोन की जांच होनी चाहिए। कहीं ये लोग तो उकसा नहीं रहे, क्योंकि लाल किले की घटना में अगर नार्को पॉलीग्राफ हो गया होता ब्रेन मैपिंग, तो मुझे लगता है लखीमपुर खीरी नहीं हुआ होता। लाल किले की घटना के बाद जो नंगा नाच हुआ था, उसके बाद न तो किसान नेताओं की सीडीआर की जांच हुई, न किसान नेताओं का नार्को पॉलीग्राफ हुआ, न टिकैत को बुला के पूछताछ हुई। इसी का नतीजा है कि ये जो लखीमपुर हुआ है, लखीमपुर में जो 8 लोगों की जो मौत हुई है, उसके लिए बहुत हद तक मैं कह रहा हूं, वो जो रामलीला मैदान में जो ढिलाई बरती गई, शायद उसका नतीजा है। मैं आशा करता हूं कि अब की बार यूपी पुलिस वो गलती नहीं करेगी जो लाल किले के बाद हुआ था। मैं जीतू पटवारी जी सवाल लेता हूँ। जीतू पटवारी जी, वो कह रहे हैं कि भाई आशीष मिश्रा का भी ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट हो जाए और किसान नेताओं का भी हो जाए, कि भाई लखीमपुर, जब एक प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा था तो दूसरा प्रदर्शन काले झंडे दिखाने वाला लखीमपुर खीरी में कैसे हुआ, और इतने हजारों लोग कैसे जुट गए एक छोटे से गांव में? दो बातें हैं। मैंने जैसा कहा, मंत्री ने जिस तरीके का भड़काऊ बयान दिया कि मैं कौन हूं, विधायक और मंत्री बनने से पहले मेरा इतिहास क्या है, इसका मतलब उन्होंने कहा मैं गुंडा हूं, तो मेरे से ठीक रहना। आपने सुना वो वीडियो, अश्विनी उपाध्याय को दे देना।
इसलिए उसका विरोध करते हुए किसान वहां इकट्ठे हुए। सेकेंड, जहां तक ये टेस्ट की बात करते हैं तो इनकी सरकार दिल्ली में थी, झान मंजीरें बजा रही थी क्या? गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस आती है क्या? गृह मंत्रालय क्या काम करता है या भाषण देता है? जब यही बात इनको लगता है तो गिरफ्तारी के बाद ये सब करे, रोक कौन रहा है? केवल लोगों को गुमराह करना, देश को अलग अलग तरीके से भ्रमित करना और अपने पापों को छुपाना, ये भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट ने कहा है। भाई हम तो कहते ही हैं, पर कोर्ट ने भी कहा है कि आप जिस तरीके के पाप कर रहे हो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बताइए अश्विनी उपाध्याय जी, दो टूक बात कही कि आपने तो ऐसे काम करे ना, किसानों की सुध ली, 1 साल से आंदोलन चल रहा है, बातचीत भी बंद कर दी और धमकियां भी दे रहे हैं। क्या ये सत्ताधारी पार्टी पर शोभा देता है? दीपक जी, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तो जो आंदोलन चल रहा है ये किसके खिलाफ चल रहा है? जो कृषि कानून है आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, आज की डेट में डेड लेटर बना हुआ है। एक बार प्लीज सुनिए, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर चुका है। जो कानून आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस कानून के खिलाफ धरने का मतलब ये धरना नहीं हो रहा है, ये प्रायोजित धरना है। ये किसान आंदोलन नहीं, ये कांग्रेस आंदोलन है, ये सत्ता की छटपटाहट है। दूसरी बात, कभी भी किसान, कोई जो किसान होगा, दीपक जी मैं भी किसान का बेटा हूं, आप भी गांव से आए हैं, किसान कभी धरने में गड़ासा लेके, फरसा लेके, तलवार लेके, भाला लेके जाता है क्या? क्या बात कर रहे हैं? हमने किसानों का देखा है, किसान तो बड़ा उदार होता है, वो जाके अपनी बात रखता है। किसान कभी लाल किले झंडा नहीं फहराता, किसान कभी जो है जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग हैं उनकी मानहानि नहीं करता, हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को नहीं गड़बड़ करता। किसान कभी सड़क पे पुलिस पे लाठी नहीं चलाता। किसान तो ऐसा होता है जाके अपनी बात कहता है, शांत होकर रहता है। किसान नेता कभी 5 स्टार होटल में नहीं रहते, किसान नेता कभी चार्टर्ड प्लेन से नहीं घूमते। ये तो पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है जहां भाला, गड़सा और तलवारें चल रही हैं साथ में। कभी हेलीपैड को खोदा जा रहा है, कभी जो है सड़क को खोद दिया जा रहा है, कभी सड़क पे परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा रहा है। और किस कानून के खिलाफ? जो कानून एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूं जीतू पटवारी से। इस बीच चौधरी सवित मलिक जी मेरे साथ जुड़ गए। जीतू पटवारी जी, अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस आंदोलन है। वो इसलिए क्योंकि जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिए, जो कानून है ही नहीं, उनके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? दीपक भैया, मुझे दुख भी होता है और शर्म भी आती है कि अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा मैं किसान का बेटा हूं, और इनने जो वक्तव्य दिया कि किसान का बेटा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में कैसे घूम सकता है, 5 स्टार में कैसे रह सकता है, तो मतलब एक किसान इनको फटे कपड़े में, और एक दुखी किसान ही चाहिए इस देश का। ये सरकार भी ये करना चाहती है और इनका वक्तव्य भी ये बोल रहा है। मुझे दुख हुआ इस बात का कि क्यों किसान का बेटा 5 स्टार में नहीं जा सकता, क्यों हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता, इसमें क्या आपत्ति है भाई इनको? और ये किसान के बेटे होते तो इस तरह की बात नहीं करते। किसान का बेटा मैं हूं, क्या होता है दर्द, क्या होती है किसान के फसल की जब आग लग जाती है तो उसका दर्द और उस खून के आंसू क्या होते हैं, ये क्या जाने उस बात को? क्या जाने उस बात को कि किसान फसल तैयार करता है और जो बिकती नहीं है, जब फसल का दाम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है जिसकी किसान मांग कर रहे हैं, इसका आंदोलन से क्या ताल्लुक है? वो कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार जारी करे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था जितनी लागत उससे डबल। उस पर मौन क्यों है देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी? तो किसान गलत करता है। किसान 10 महीने से 11 महीने से चुपचाप मौन बैठा, तब आपको इतना शांतिपूर्ण भी आपको उग्र लगने लगा। आपने किसान को खालिस्तानी कहा, आपने उग्रवादी कहा, आपने आतंकवादी कहा, आपने पाकिस्तानी कहा, फिर भी किसान हमारा अन्नदाता है। ये किसान के ही बेटे थे। आप इस तरह की बात करके क्यों दुखी करते हैं इस देश के किसान को? और ये देश का किसान देख रहा है, जहां सर पे चढ़ा के आपको देश की सत्ता दी है, वहीं सर से उतार के आपको रोंदेगी। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं ललितपुर। अभिषेक पटेरिया मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, चौधरी सवित मलिक भी जुड़ गए हैं, बाकी पैनल भी मेरे साथ जुड़ने वाला है। अभिषेक, क्या कहेंगे लखीमपुर खीरी में जो हुआ उस पर? भाई साहब, मैं बुंदेलखंड के एक जिला है ललितपुर से आता हूं, और मेरे पिताजी किसान है, मेरे दादाजी किसान है। किसान क्या होते हैं मैं समझता हूं, ये बहरूपिया टाइप के किसान जो मिलकर भारत में असहिष्णुता फैला रहे हैं, ये किसान हो नहीं सकते हैं। एक जनमानस की जो आवाज है वो इस तरह से है
कि हम शकुनी के चौसर के बस मोहरे बनकर बैठे हैं, हरिश्चंद्र के दरवाजे पर पहरे तनकर बैठे हैं, दुष्ट कौरवों को गिरधारी गीता नहीं सुना पाए, तो जैसा देश बनाना था हम वैसा देश नहीं बना पाए। ठीक है, सीधे चौधरी सवित मलिक के पास चलते हैं। सवित मलिक, ये किसान के बेटे हैं, इनके दादाजी भी किसान हैं, इनके पिताजी भी किसान हैं, लेकिन जो आंदोलनकारी उनको बहुरूपीय कह रहे हैं क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। बताइए चौधरी जी। मैं सबसे पहले जो अश्वनी जी थे उनकी बात को जवाब देना चाहता हूं। वकील साहब जुड़े हुए थे। ये वो किसान हैं कि जो शांति और धैर्य से कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जी को जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन ये वही किसान हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो हुक्का और कंडे लेकर जहाज में गए थे। दीपक जी, आप कवर करने वाले थे, अगर आपको याद होगा, आपको भली भांति याद होगा, जब महेंद्र सिंह टिकैत अमेरिका जा रहे थे तो उनको हवाई जहाज में हुक्का ले जाने के लिए मना कर दिया था, और गुस्से और कंडे जो बोलते हैं। तो किसान शांति और धैर्य से कुछ भी कर सकता है। ये किसान की तुलना ना करें। किसान ही राजा बनाते हैं आप लोगों को, किसान ही बिगाड़ते हैं। तो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो आज हमारे देश की हालत है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, जब कोई अधिकारी उनके घर जाएगा, जाने से पहले उनको सलूट मारेगा, आने से पहले उनको सलूट मारेगा, तो क्या वो कोई जांच कर सकता है या कोई पूछताछ कर सकता है? दीपक जी, बहुत सारे सवाल है, बहुत गंभीरता है। आज संयुक्त किसान मोर्चे की सिंधु बॉर्डर पर बैठक हुई है, जिसमें आगे की रणनीति तय हुई है। अगर 12 तारीख तक सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, इनकी गिरफ्तारी नहीं लेती, तो जितनी हमारी इनकी बातें हुई थी उनको ये पूरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और ऐसा जन आंदोलन होगा कि सरकार को फिर झुकना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ नया पैनल जुड़ गया है। मैं सीधे बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ जुड़ के चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर शिवम त्यागी जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ स्वाति मलिक जी जुड़ चुकी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। और सीधे मेरा सवाल डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपसे, कह रहे हैं वो कि अगर 12 तारीख तक कमिटमेंट पूरे नहीं हुए तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जिस गृह राज्य मंत्री को अफसर सलाम करते हैं, क्या उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? दीपक जी, इसका बड़ा साफ सा जवाब है कि अगर यही गृह राज्य मंत्री का बेटा था जिसके खिलाफ FIR रजिस्टर की गई। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में जब दूसरी गवर्नमेंट थी तो एक पर्टिकुलर जाति और एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ FIR ही नहीं होती थी, उसके लिए मंत्री जी का, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अगर इस तरह का पैटर्नाइजेशन होता तो मुझे नहीं लगता है कि स्टेट होम मिनिस्टर के लड़के के खिलाफ FIR भी लिखी जा सकती। तो वहां से शुरू करता। उसके बाद देखिए, आंदोलन होने के 24 घंटे के अंदर किसान नेता, जो इनके टिकैत, जो इनके सो कॉल्ड नेता है, ऐसा माना जाता है, वो DGP पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके किसानों के साथ समझौता करके वहां की स्थिति को कंट्रोल कर लिया था। जब ये स्थिति कंट्रोल हो गई तो जो पॉलिटिकल वल्चर्स, पॉलिटिकल गिद्ध जो बैठे हुए हैं, जो अपने अपने स्टेट की क्राइसिस को छोड़ करके, चूंकि उत्तर प्रदेश में होने वाला है चुनाव, तो सब लोगों को अपना चुनाव नजर आ रहा है। देश की जनता या प्रदेश की जनता पे उनका कोई मरहम पट्टी लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप यही सोचिए दीपक जी, बगल में जिस दिन यहाँ पे ये घटना हुई थी उसके अगले दिन राजस्थान में MSP की बात हो रही थी ना, अभी MSP के लिए राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ, कितने किसानों को प्रॉब्लम हुई। उसके बाद छत्तीसगढ़ के CM, उनके प्रदेश में दंगा हो रहा है, उसको छोड़ के वो लखनऊ में धरने पे बैठे हुए हैं, वारिस चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अगर आते हैं, साथ ही साथ आप देखिए कि इसी तरह का अगर इवेंट होता है, अभी 2 दिन पहले, दीपक जी आपको मालूम होगा, पक्का मालूम होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को कश्मीर में मारा जा रहा है, और उसके बाद विपक्ष की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश में आके नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं दीपक जी, जिसने भी अपराध किया है, वो मंत्री का बेटा हो चाहे मंत्री खुद हो, चीफ मिनिस्टर योगी जी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी। ठीक है, स्वाति मलिक जी के पास सीधे चलते हैं। सब कुछ होने के बाद आज आप देखिए कि ये सारे पॉलिटिकल गिद्ध जो है जम्मू कश्मीर पे मुंह सिल के बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जहां चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां मुंह सिल के बैठे हुए हैं।
ये जो पॉलिटिक्स अरे आपने तो आतंकवाद खत्म कर दिया था, फिर कहां से आतंकवादी आ गए? आपने तो नोटबंदी करके आतंकवाद खत्म कर दिया था। ठीक है, स्वाति मलिक जी जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में दंगा चल रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री धरने पर लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठे हैं। यही हालत राजस्थान में जहां हनुमानगढ़ में किसानों को पीटा जा रहा है। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पूछेगी ना आपसे। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, लेकिन आप देखिए राजस्थान में अगर वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना दिया जा रहा है, उसमें अगर पुलिस काम कर रही है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर, बीजेपी नहीं मान रही कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो तो आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी करती है वो लॉ एंड ऑर्डर में आ जाता है ना। ये बोल रहे हैं इनकी एफआईआर साथ के साथ दर्ज हो गई। एफआईआर कब दर्ज हुई है, कितने टाइम बाद दर्ज हुई है? 3 तारीख को हुआ था। उस 24 घंटे में दर्ज होती तो इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। दीपक, 3 तारीख को देखिए, सुनिए 3 अक्टूबर को, अगर 3 अक्टूबर को ये हुआ है, 4 अक्टूबर को एफआईआर हो गई है, आज हम कौन सी तारीख पे बैठे हुए हैं? हम 8 अक्टूबर पे बैठे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है, उसके बाद कल बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था, उसके बाद इन्होंने नोटिस देना शुरू किया है। अभी आपस में नोटिस खेल रहे हैं कि वो पहले उनको नोटिस देंगे। पर स्वाति मलिक जी, किसानों को भी 12 तारीख का टाइम दिया है ना। किसानों को भी पूरी कार्रवाई करने के लिए 8 दिन का टाइम मांगा था उत्तर प्रदेश पुलिस ने। दे आर वेल विद इन द डेडलाइन। ये बात तो खुद स्वाति मलिक जी ने बोला कि 12 तारीख के बाद हम आंदोलन करेंगे। नहीं 12 तारीख के लिए क्या? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने अग्रीमेंट हो गया वहां पे। अग्रीमेंट किस बात का हुआ था कि आप एक्शन लेंगे, आप उन्हें अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट क्या आप तहकीकात के बाद करेंगे? पूरी इन्वेस्टिगेशन ये कहां आपने देखा है जिसके ऊपर 302 का चार्ज हो, उसे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्विटल नहीं मांग रहे हैं हम अभी अरेस्ट मांग रहे हैं। स्वाति मलिक जी, क्रॉस एफआईआर है, दोनों तरफ हत्याएं हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन तो पहले होगी ना, वरना सुप्रीम कोर्ट तो वारंट निकाल देती ना स्वाति मलिक जी। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अच्छी बातें बोली हैं और इस शर्म को, इस सरकार को जो आज शर्म आनी चाहिए, ये एक हद की बात है कि उन्हें आज भी शर्म नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उन्हें बोला वी वांट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम एक जिम्मेवार सरकार चाहते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बोला? उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप ये जो नोटिस खेल रहे हैं, अगर ये मंत्री का बेटा नहीं होता, अगर एक आम आदमी होता दीपक जी मेरी तरह, आप तो आपकी तरह, हम सब की तरह, तो भी क्या पुलिस इनको हमें नोटिस देती या सीधा आके हमें अरेस्ट करती? अरे यूपी पुलिस तो फेमस है, बहुत मशहूर है कि 24 घंटे में अरेस्ट कर देते हैं ये तो। लेकिन अभी ये नोटिस खेल रहे हैं, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। नहीं दीपक जी, एक और चीज प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली है, उन्होंने ये भी बोला है कांग्रेस कश्मीर के ऊपर नहीं बोल रही है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के ऊपर नहीं बोल रही है, इसका जवाब नहीं बोल रही है, सब बोल रहे। नहीं सुनिए मेरी बात, जो आपने मर्डर किया है ना लखीमपुर में, उसको आप प्लीज कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है छत्तीसगढ़ से। जो आपने वहां मर्डर किया है, गाड़ी जो आपने चलाई है, 2 दिन पहले आप कहते हैं 10-15 किसान है, इनको तो मैं यूं ही ठीक कर दूंगा। मेरी पुरानी पहले तो ये समझ लीजिए कि वो गाड़ी हमने नहीं चढ़ाई है, वो गाड़ी जिसने भी चढ़ाई है और जिसने भी अपराध किया है वो अपराधी है। अच्छा, दोनों रुक जाइए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, दोनों रुक जाइए, मेरे पास बहुत वक्त बाकी है। कुलदीप सिंह धालीवाल जी एक किसान मेरे साथ जुड़ गए, उनका भी वर्जन लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक भी लेना है। लेकिन उससे पहले सागर से मेरे एक दर्शक तेज प्रताप जी जुड़ गए हैं। तेज प्रताप जी, क्या कहेंगे लखीमपुर की घटना पर? जी नमस्कार। मैं स्वयं विधि का छात्र होने के नाते मैं ये आप सभी को, जो हमारे कानून की देवी होती है उनके आंख पर पट्टी बंधी रहती है, तो उसका मानना सिर्फ यह होता है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। और जो लोग बोल रहे हैं तो उनको यह नहीं दिखा कि रविवार को सुप्रीम कोर्ट खोला गया। क्या यदि कोई गरीब व्यक्ति होता कि उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट रविवार को खोला जाता? और जो भी घटना हुई, जिस प्रकार की घटना हुई, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन मैं स्वयं विधि का छात्र होने के नाते मैं यह बोलना चाहता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उन पर सजा सुनानी चाहिए। ठीक है, इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बढ़ गया है तनाव लखीमपुर खीरी में, ऐसी खबरें हैं। और बढ़ते हुए तनाव के मद्देनजर लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ कौशलकांत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, स्वाति मलिक जी भी जुड़ी हुई हैं, चौधरी सवित मलिक जी भी जुड़े हुए हैं और कुलदीप सिंह धालीवाल जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।